दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, टीईटी, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, इतिहास से लगभग 30 से 40% प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपका इतिहास के इन तीनों भागों पर अच्छा पकड़ रहे तो आपके पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। हमारी वीडियो में सबसे पहले इतिहास के तीनों भागों के प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे। जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, तो इसमें कुल 20 चैप्टर हैं। इन 20 चैप्टरों के लिए 20 वीडियो आएंगे। किसी वीडियो में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो किसी में कम। किसी चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है, जैसे मगध साम्राज्य हुआ, सिंधु सभ्यता, मुग़ल काल आदि ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादा मटेरियल है, जिनमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो इनके प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। और छोटे चैप्टर जिनमें प्रश्नों की संख्या जिसमें ज़्यादा मटेरियल कम है, उनमें प्रश्नों की संख्या कम होगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस को पढ़कर आपके एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान 2-3 बिंदुओं पर दिलाना चाहूँगा। पहला तो एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करके आप कभी भी कोई भी मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। हाँ, पीटी आप निकाल ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन लाइनर याद करके, ऑब्जेक्टिव याद करके अगर अच्छे से याद करें तो पीटी आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि यह वीडियो उन लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगा जिन्होंने संबंधित चैप्टर की पढ़ाई पहले से डिटेल में कर रखी है। जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी करने वाले के लिए यह रिवीजन वीडियो के तौर पर है। वो अपनी स्टडी को चेक कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि हमारी वीडियो से आपको दुगना फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक रजिस्टर तैयार करें। एक रजिस्टर या एक कॉपी ले लें मार्केट से, और उसके पहले पेज पे इंडेक्स तैयार करें, जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्राचीन इतिहास 1 से लेकर 20 तक ये सारे चैप्टर उसमें नोट डाउन करें। और जैसे जैसे हमारा वीडियो आते जाएगा एक एक करके, वैसे वैसे आप भी वीडियो को देखकर चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारा वीडियो बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अपने हाथ से लिखे हुए चीज़ को आप जल्दी याद कर लीजिएगा। ये साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि आप अपना कुछ भी लिख के अगर याद करें तो जल्दी याद होता है। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो प्राचीन इतिहास का है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल। इसमें कुल 60 प्रश्न हैं, जिनमें से 4-5 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जिनका डायरेक्ट उत्तर लिखा हुआ है, और बाकी जो प्रश्न हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसके उत्तर आपको दिए हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। माफ़ कीजिएगा, जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जैसे पाषाण काल। तीसरा क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, जैसे हड़प्पा सभ्यता। खुदाई से तो लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के लिखित प्रमाण मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे वैदिक काल से आगे के जो भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा भी जा सका है। लिखित प्रमाण जो भी मौजूद मिले हैं उन्हें आराम से, आसानी से पढ़ा जा सका है।
अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, बी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम बताया था रॉबर्ट ब्रोस्पुट ने। किसने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा? जर्गेनस थॉमसन। अगला प्रश्न है, जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को किन 3 भागों में बांटा? तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है पहले से, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 9वां प्रश्न है, पाषाण काल को किन 3 भागों में बांटा गया है? इसका भी उत्तर पहले से आपको दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 10वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का आधार क्या था? तो इसका उत्तर होगा शिकार। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? क्वार्टलाइट सल्क ब्लेड से बने। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के किस स्थान पर पहली बार मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं? तो अतिरम पक्कम तमिलनाडु में और हथनौरा एमपी, ये दोनों जगह से ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी? पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज आग। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पल्लावरम। अगला प्रश्न है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? पशुपालन की शुरुआत जो है वो मध्य पाषाण काल में हुई। 16वां प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में कैसे औजार थे? तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर से बने हुए औजार थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अधिकतम स्थल किस राज्य से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के अधिकतम स्थल जो हैं वो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। 18वां प्रश्न है, मृदभांड के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो से। मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बागौर और आदमगढ़ यानी डी। इन दोनों जगहों से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रथम प्रमाण मिले हैं। आग का व्यवहारिक प्रयोग किस काल में माना जाता है? आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। कृषि की खोज किस काल में माना जाता है? कृषि की खोज नवपाषाण काल में मानी जाती है। आंसर सी। 22वां प्रश्न है, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से मानव ने अपनाया? तो जब कृषि करने लगे वो लोग, खेत जब उनका तैयार हो गया तो वहाँ रहने के लिए भी वो एक जगह टिकने लगे। तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति ऑब्वियस है नवपाषाण काल से ही माना जाएगा, क्योंकि इसी समय से कृषि की शुरुआत भी हुई थी। 23वां प्रश्न है, धनुष बाण का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मानव का प्रथम पालतू पशु था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल, एक कुत्ता। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन औजार किस पत्थर से बने थे? स्लेट से बने औजार थे। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का विकास कब से माना जाता है? लगभग 10,000 BC के आसपास। गर्तवास यानी गड्ढों में रहना, निवास स्थान का प्रमाण कहाँ से मिलता है?
तो ये बुर्जहोम कश्मीर से मिलता है। कब्र से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो ये भी बुर्जहोम से मिला है, कश्मीर से। कृषि का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है, कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से, जो कि बलूचिस्तान में है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कोल्डी हुआ, सी आंसर हो जाएगा इसका। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल मानी जाती है, कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल गेहूं को माना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज माना जाता है, मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज पहले उपयोग में लाया था? तो वो जौ है, सी। मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ये भी आसान क्वेश्चन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार था? खुरपी, चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सराय नहर राय से। मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? मानव का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है, सी। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, बलूचिस्तान। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, सी। शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं? भीमबेटका से, डी। 1958 में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक लिखी है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? बार्डिक ने। अगला प्रश्न है, बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में है? तो बिल्ला सरंगम गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बिहार का प्रमुख स्थान रहा है? पटना, आरा, शाहाबाद, चंपारण। शाहाबाद, सी। अगला प्रश्न है, आदिमानव रंगों में क्या मिलाकर चित्रण करते थे? आदिमानव जानवरों की चर्बी मिलाकर रंगों में चित्रण करते थे। जॉन काकरबन ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक क्षेत्र कब खोजे? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 14 मार्च 1883 में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है वो दमदमा से मिले हैं, सी। अगला प्रश्न, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारत में, अगर ऐसे पूछता है तो मेहरगढ़ हो जाता है, लेकिन अगर भारत में पूछे तो वो लहुरा देव हो जाएगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? विशाल स्नानागार के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न है, राख का टीला किस काल से संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, नवादा टोली किस राज्य में है? नवादा टोली मध्य प्रदेश में है। विंध्य क्षेत्र के कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं?
लिखैया से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनुष्य के दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? ये सारे जितने प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें एक बार नोट डाउन करें और एकदम से याद कर लें। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? 243, 243। ताम्रप्रशान युग की एक बड़ी बस्ती जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था, उस बस्ती का क्या नाम है? इनाम गांव, डी। धूसर बर्तन कहाँ से मिले हैं? धूसर बर्तन मिले हैं लहुरा देव से। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, धूसर बर्तन जो मिले हैं वो हम मिले हैं बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है, लाल बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो लाल बर्तन मिले हैं जोरवे से। काले तथा लाल बर्तन कहाँ से मिले हैं? काले तथा लाल बर्तन जो हैं वो मालवा से मिले हैं। तो ये था आज का 60 प्रश्न, और इन 60 प्रश्नों के साथ ही हमारा ये चैप्टर, जो पहला चैप्टर प्राचीन इतिहास का है, प्रागैतिहासिक का, ये समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम जल्द मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और उसके तमाम ऐसे प्रश्नों को लेकर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप उनको याद कर ले, रट लें, तो सवाल आपके नहीं छूटेंगे।